हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। प्यारे साथियों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हेमेटोलॉजी के टॉप एमसीक्यू को सॉल्व किया था और आज का आपका टर्न हिस्टोपैथोलॉजी का है और इसमें हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी के टॉप एमसीक्यू को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूं ये एमसीक्यू किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके आरआरबी लैब सुपरिंटेंडेंट, आरआरबी लैब असिस्टेंट, झारखंड लैब टेक्नीशियन, मध्य प्रदेश लैब टेक्नीशियन, यानी कि सभी लैब टेक्नीशियन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स के साथ साथ में जितने भी एग्जाम संबंधित नोटिफिकेशन है मिलते रहते हैं। बच्चों, अगर आप इन सभी एग्जाम का बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लक्ष्य बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। लक्ष्य बैच के अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस मिल जाती हैं। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे एमसीक्यू लेक्चर्स मिलेंगे, अट्रैक्टिव पीडीएफ नोट्स मिलेगा जिसको आप बहुत ही आसानी तरीके से रिवीजन कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको 20 प्लस मॉक टेस्ट मिलता है जो कि आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे इतनी कम फी में नहीं मिलने वाला है। और वीकली डाउट सेशन, यानी कि अगर आपको कोई एग्जाम संबंधित या फिर आपके लेक्चर संबंधित डाउट है तो टेलीग्राम के डाउट सेशन में जुड़कर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। बैच जब से आप लोग ज्वाइन करोगे तो इससे 8 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि 8 मंथ के वैलिडिटी के साथ आपको बैच मिलने वाला है। और इसका जो फी है तो ऑफर में भी आपका जो फी है 1000 का है, तो 1000 में आपको ये 8 मंथ की वैलिडिटी के साथ में लक्ष्य बैच आपको मिल जाएगा। कैसे आपको ज्वाइन करना है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करके इसको परचेज कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपको कोई एग्जाम संबंधित डाउट है, फॉर्म भरते समय डाउट है या फिर लेक्चर्स में कोई डाउट है, तुम्हारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप में मैसेज या फिर कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। फ्रेंड्स, कुछ हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी लगे हुए हैं, इस पे जाके हमें आप फॉलो भी कर सकते हो, वहां पे आप हमें चैट के माध्यम से अपनी बातचीत रख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के आज के टॉप एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको पहला एमसीक्यू दिख रहा है। इन व्हिच टाइप ऑफ माइक्रोटोम द टिश्यू ब्लॉक एंड नाइफ आर मेंटेन एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि किस प्रकार का आपका जो माइक्रोटोम है जिसमें टिश्यू ब्लॉक और आपका जो नाइफ है, यानी कि जो आपकी वहां पे चाकू टाइप का औजार लगा होता है कट करने के लिए, उसका जो टेम्परेचर है एक साथ में मेंटेन रहता है, एक ही आपका मेंटेन टेम्परेचर रहता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा माइक्रोटोम का प्रकार है जिसमें आपके टिश्यू ब्लॉक और आपके नाइफ जो है उसका जो टेम्परेचर है सेम टाइम पे मेंटेन रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि माइक्रोटोम होता क्या है। माइक्रोटोम एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लोग सेक्शन को कट करने के लिए यहाँ पे यूज में लाते हैं। सेक्शन कटिंग कहिए या फिर कहिए कि टिश्यू को कट करने के लिए हम लोग माइक्रोटोम के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। और जब हम लोग माइक्रोटोम का उपयोग कर रहे होते हैं, टिश्यू कट कर रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग माइक्रोटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग माइक्रोटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोटोमी कहते हैं। तो एग्जाम में भी आ जाता है कि आपका माइक्रोटोमी क्या है, तो टिश्यू कट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका माइक्रोटोम कहलाता है। और टिश्यू जो है हम जिस मशीन या फिर जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कट कर रहे हैं उसको हम माइक्रोटोम कहते हैं। माइक्रोटोम आपका कई प्रकार से हो जाता है। पुराने समय से आपके माइक्रोटोम चलते आ रहे हैं और समय समय पे उनमें बदलाव भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुराने समय में कुछ ओल्ड आपका माइक्रोटोम रहा होगा, आज के समय में कुछ और नए टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके माइक्रोटोम दिए गए हैं, जैसे कि अल्ट्रा माइक्रोटोम, रॉकिंग या फिर आपका क्रायोस्टेट या फिर आपका रोटेटरी माइक्रोटोम। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन सा माइक्रोटोम का क्या यहाँ पे फीचर्स पाए जाते हैं। अगर बच्चों बात करेंगे अल्ट्रा माइक्रोटोम की, तो अल्ट्रा माइक्रोटोम के नाम से ही पता चल रहा होगा कि अल्ट्रा अपना सेक्शन कट करने के काम में आता होगा, मतलब कि थिन सेक्शन को कट करने का उपयोग आपका अल्ट्रा के द्वारा किया जाता है। तो 6 थिन सेक्शन लिख लीजिए, ठीक है, थिन सेक्शन कटिंग। और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए हम लोग यहाँ पे जो है अपना सेक्शन क्रिएट करते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यहाँ पे हम लोग उपयोग में लाते हैं, अपने सेक्शन को यहाँ पे यूज में लाते हैं। और अगर इसके साइज की बात करेंगे तो आपका जो टिश्यू कट होता है आपका 10 नैनोमीटर के बीच में होता है। एवरेज जो वैल्यू है 10 नैनोमीटर होता है। तो कहीं ना कहीं अल्ट्रा जो माइक्रोटोम है थिन सेक्शन को कट करने के लिए किया जाता है, या फिर कहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के लिए हम लोग सैंपल को तैयार करते हैं
और जो कटिंग होती है लगभग आपके 10 mm के बीच में होती है। अगर यहाँ पे बात करेंगे बच्चों रोटेटरी माइक्रोटोम के बारे में, सॉरी रोकिंग माइक्रोटोम के बारे में, तो रोकी जो माइक्रोटोम है ये आपका ओल्डेस्ट माइक्रोटोम है। क्या है आपका? ओल्डेस्ट माइक्रोटोम है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि ओल्डेस्ट माइक्रोटोम आपका कौन सा रहेगा, तो आपका ओल्डेस्ट माइक्रोटोम आपका रोकिंग माइक्रोटोम हो जाता है। क्रायोस्टेट की अगर बात करेंगे तो क्रायोस्टेट या फिर आपका फ्रीजिंग माइक्रोटोम, दो प्रकार के हम लोग यहाँ पे माइक्रोटोम यूज करते हैं, ठंडे सेक्शन को कट करने के लिए या फिर कहिए कि फ्रोजन सेक्शन को कट करने के लिए, जिसमें हमें अर्जेंट बायोप्सी की जरूरत होती है। यानी कि ऐसा एक केस है जिसमें हमें अर्जेंट इसका कटिंग करना है और स्टेन करके हमें एग्जामिन करके डॉक्टर्स को दे देना है, तो हम यहाँ पे कुछ अर्जेंट प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग क्रायोस्टेट माइक्रोटोम और यहाँ पे फ्रीजिंग माइक्रोटोम का उपयोग कर लेते हैं। तो अगर क्रायोस्टेट माइक्रोटोम की बात करेंगे तो इसमें आपका जो लगा होता है आपका डीप फ्रीजर लगा होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? डीप फ्रीजर लगे होते हैं या फिर कहिए कि डीप फ्रीजिंग करके अपना ये वर्क करता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है -15 डिग्री से लेकर आपका -20 डिग्री के बीच में आपका यहाँ पे रखा जाता है। तो ये आपका क्या खास हो जाता है आपके क्रायोस्टेट माइक्रोटोम के बारे में, कि क्रायोस्टेट माइक्रोटोम अर्जेंट बायोप्सी के लिए यूज किया जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि कोल्ड सेक्शन को कट करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। साथ में क्रायो माइक्रोस्टोम के साथ में एक आपका और माइक्रोटोम होता है जिसे हम लोग फ्रीजिंग माइक्रोटोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फ्रीजिंग माइक्रोटोम। ठीक है, फ्रीजिंग माइक्रोटोम। फ्रीजिंग माइक्रोटोम, फ्रीजिंग माइक्रोटोम की जो खास बात होती है कि इसमें हम लोग फ्रीजर का उपयोग नहीं करते हैं। फ्रीजिंग माइक्रोटोम में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के गैस का, कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, जिसका भी जो टेम्परेचर है लगभग आपका -20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास में आपका फ्रीजिंग माइक्रोटोम का जो टेम्परेचर है वो आपका होता है। तो कहीं ना कहीं क्रायोस्टेट माइक्रोटोम और आपका जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम है, दोनों को हम लोग कहाँ पे फ्रोजन सेक्शन को कट करने के लिए यूज में लाते हैं। किसके लिए? फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन का मतलब वही ना हो कि आप यहाँ पे जो आपका फ्रीज टाइप का सेक्शन होगा, जिसमें आप लोगों ने क्या नहीं किया होगा, आपने फिक्सेशन नहीं किया है, आपने जो भी और टिश्यू प्रोसेसिंग है जैसे कि डिहाइड्रेशन, ठीक है, क्लियरिंग, इम्प्रेग्नेशन, ये सब आप लोग नहीं करते हो। डायरेक्ट क्या करते हो, अपने सैंपल को लाए और इसको कुछ इस कंडीशन में बना दिया कि वो अपने ही आप टाइट हो गया, यानी कि फ्रीजिंग की वजह से वो क्या हो गया, टाइट हो गया, हार्ड हो गया, और फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अर्जेंट हमें इसकी जरूरत होती है, इसीलिए इससे सारे प्रोसेस हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्रायोस्टेट माइक्रोटोम और फ्रीजिंग माइक्रोटोम दोनों आपके अर्जेंट बायोप्सी के लिए यूज किए जाते हैं, दोनों ही आपके फ्रोजन सेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। बस क्रायोस्टेट में हम लोग डीप फ्रीजर का उपयोग करते हैं और फ्रीजिंग माइक्रोटोम में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, रोटेटरी माइक्रोटोम की अगर बात करेंगे बच्चों, तो रोटेटरी माइक्रोटोम का क्या खास बात हो जाता है कि ये सबसे अधिक रूप से, यानी कि कॉमनली रूप से आपके लैब में यूज किए जाने वाला क्या है, आपका माइक्रोटोम है रोटेटरी। ठीक है, रोटरी माइक्रोटोम, रोटेटरी नहीं रोटरी माइक्रोटोम। ठीक है, रोटरी माइक्रोटोम आपका कॉमनली यूज होने वाला क्या है, माइक्रोटोम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है कौन सा है, आपका रोटेटरी माइक्रोटोम है। ओल्डेस्ट आपका रोकिंग माइक्रोटोम है। अल्ट्रा में हम लोग अल्ट्रा थिन सेक्शन का कटिंग करते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने आपको माइक्रोटोम के बारे में बता दिया। दूसरी बात यह है कि जो आपका माइक्रोटोम है ये आपके 7 से 8 प्रकार के होते हैं। अगर आपको इनका डिटेल लेक्चर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माइक्रोटोम का एक लेक्चर लगा दे रहा हूँ। ये थ्योरी लेक्चर है, इसमें आपको सारे पॉइंट्स और जितने हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको माइक्रोटोम को पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, पहला ही लिंक आपका रहेगा माइक्रोटोम का, वहां से जाके आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि मर्क्यूरिक डिपॉजिट आर रिमूव्ड विथ व्हिच सॉल्यूशन इन ग्राम स्टेन, यानी कि आपका जो मर्क्यूरिक डिपॉजिट है वो रिमूव किया जाएगा किसके द्वारा, ग्राम स्टेन में कोई सोल्यूशन होता है उसी के द्वारा रिमूव किया जाएगा। तो वही आपको बताना है कि मर्क्यूरिक डिपॉजिट को रिमूव करने के लिए ग्राम स्टेन में कौन सा सोल्यूशन पाया जाता है। व्हिच स्टेन इज यूज्ड फॉर रिमूविंग अ मर्क्यूरी क्लोराइड इन ग्राम स्टेन। ठीक है, बात आपको क्लियर है। अब हमें पहले ये समझना होगा कि ये मर्क्यूरी क्लोराइड आ कहां से रहा है, ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब मैं आपको थ्योरी लेक्चर में फिक्सेटिव पढ़ा रहा था, ठीक है, जब मैं आपको थ्योरी लेक्चर में फिक्सेटिव पढ़ा रहा था तो वहां पे हमने आपको एक टर्म बताई थी। क्या बताई थी? सिंपल फिक्सेटिव का एक, कह सकते हो कि बताया था कि जो फिक्सेटिव है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपके सिंपल फिक्सेटिव, दूसरा आपका कंपाउंड फिक्सेटिव। सिंपल फिक्सेटिव में हमने कई सारे फिक्सेटिव के नाम लिए थे, जिसमें दूसरे नंबर पे जो आपका था वो आपका था क्या, 7% मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्या था आपका?
7% मर्क्यूरी क्लोराइड का हमने यहाँ पे नाम लिया था। और हमने ये बताया था कि जो आपके 7% मर्क्यूरी क्लोराइड हैं ये बेस्ट आपके फिक्सेटिव तो हैं, लेकिन इनका एक डिसएडवांटेज भी है। क्या है भाई? डिसएडवांटेज है। ठीक है, डिसएडवांटेज था। और डिसएडवांटेज क्या था? डिसएडवांटेज ये था बच्चों, ठीक है, डिसएडवांटेज ये था कि ये ब्लैक प्रेसिपिटेट छोड़ रहा था, लीव, ठीक है, लीव ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है, लीव ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक, ब्लैक प्रेसिपिटेट वहां पे छोड़ रहा था। तो ये जो आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट था कहीं ना कहीं आपके टिश्यू पे भी जाता था और आपका तो जो इन्वायरमेंट है वो तो ब्लैक हो ही जाता था। ठीक है, तो आपके टिश्यू पर ब्लैक कलर आ जाते थे और इसी को हमें क्या करना रहता था, इसी को हमें रिमूव करना है। तो कभी कभी क्या होता है, स्टेन से पहले ही रिमूव करते हैं, कभी कभी स्टेन के बाद में हम लोग यहाँ पे रिमूव करते हैं। तो अगर हम इस ब्लैक जो आपका पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है, अगर इसको हम रिमूव करना चाहेंगे तो इसका एक कंडीशन है कि इसके लिए आपको आयोडीन सॉल्यूशन का उपयोग करना होगा। किसका? आयोडीन का यहाँ पे आप लोग को उपयोग में लाना होगा। और आयोडीन आपका कितना रहेगा? 0.25 से लेकर 5% तक, 0.25 से लेकर 5% आयोडीन, और आपका यहाँ पे 70 से लेकर 90% तक तो क्या रहेगा, 90% तक आपका यहाँ पे एल्कोहल उपयोग में लाया जाता है इस मर्क्यूरी क्लोराइड के प्रेसिपिटेट को रिमूव करने के लिए। तो ये नोट कर लेना कि हम ब्लैक प्रेसिपिटेट को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या यूज करना है, आयोडीन या फिर कहिए कि एल्कोहलिक आयोडीन का उपयोग करना होता है। बात आपको क्लियर है? अब देखिए, जब हम लोग ग्राम स्टेनिंग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें भी हम लोग ग्राम्स आयोडीन का उपयोग करते हैं या फिर कहिए कि आयोडीन थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं। और यही आयोडीन थायोसल्फेट क्या करेगा, इस मर्क्यूरिक का जो आपका डिपोजिट हुआ है, जो आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट आया था वहां पे डिपोजिशन हो गया था, उसको रिमूव करने का काम क्या कर देगा, आपका ग्राम्स आयोडीन में, सॉरी जो आपकी ग्राम स्टेन है, ग्राम स्टेन में ग्राम्स आयोडीन या फिर ग्राम्स थायोसल्फेट पड़े हुए हैं, ये इनको रिमूव करने का काम करेंगे। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा क्या, डी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये मर्क्यूरिक डिपॉजिट आया कहां से है और हमारे ग्राम स्टेन के द्वारा रिमूव क्यों हो रहा है, क्योंकि एल्कोहलिक आयोडीन के द्वारा ही आपका क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा क्रिस्टल वायलेट की, तो क्रिस्टल वायलेट आपका क्या है प्रकार का, ग्राम स्टेन में होने वाला प्राइमरी डाई है। क्या है आपका? प्राइमरी डाई है बच्चों, प्राइमरी डाई है, ये सभी को पता होगा। उसके बाद में आपका एसीटोन क्या हो जाता है, आपका डीकलराइजर होता है। क्या होता है आपका? डीकलराइजर होते हैं। ठीक है, और आयोडीन्स की अगर बात करें या फिर ग्राम्स आयोडीन्स की बात करें तो आपका क्या हो जाता है, वो आपके मॉर्डेंट का यहाँ पे काम करता है। ठीक है, ग्राम्स आयोडीन की अगर बात करें, ग्राम्स आयोडीन की बात करेंगे तो क्या काम करेगा, ये आपके मॉर्डेंट का काम करेगा। क्या काम करेगा? मॉर्डेंट का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको ग्राम स्टेन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको बता दिया। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर अटेंड किया है उसमें हमने स्टेनिंग के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेक्चर अटेंड किया है। स्टेनिंग के इर्द गिर्द में जितने भी एमसीक्यू बन रहे थे उनको मैंने माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेनिंग को एकदम से कंप्लीट करा दिया है, तो उसको जाके आप लोग देख लीजिए। दूसरी बात मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपको एमसीक्यू के नंबर कम लग सकते हैं, टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, या फिर कहिए कि एमसीक्यू का जो लेवल है वो आपको थोड़ा सा लो दिखाई देगा, लेकिन हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ में आया हूँ, तो मुझे इन सभी एक्सप्लेनेशन को देखना है कि हमारे लिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकते हैं। अभी शुरू में जो हम अभी आरआरबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम इस तरह से करेंगे, जब थोड़ा सा एग्जाम हमारा पास में आएगा तो हम थोड़ा सा फास्ट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा नंबर के एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन आज आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब ना आप फास्ट कर पाओगे, या फिर तुक्का ही मारना रहेगा कि ये सही है बी सही है, नहीं, हम लोग लाइव पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से ज्यादा एमसीक्यू के साथ में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों मैं यही कहूंगा आज के कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखो। अगर थ्योरी लेक्चर में आप लोग नहीं जुड़ पा रहे हो या फिर आप लोगों ने एक साल पहले कोई बैचेज लेकर पढ़ा था, आज आपका बजट नहीं है, तो आप इनका रिवीजन करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन पर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बात आपको क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आ जाइए ना। अब नेक्स्ट आपका 3rd नंबर का एमसीक्यू है, ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल फिक्सेटिव, इनमें से कौन सा जो है सिंपल फिक्सेटिव्स नहीं है, विक्रिक एसिड, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, फार्मलिन या फिर आपका जेंकर्स फ्लूइड। तो देखिए हमने आपको ये भी बताया हुआ है कि फिक्सेटिव आपके कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिक्सेटिव आपके कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हमने आपको दो जो प्रकार है उनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। एक आपका सिंपल फिक्सेटिव, पहला आपका क्या था, आपका सिंपल फिक्सेटिव था, और दूसरा आपका क्या था, कंपाउंड फिक्सेटिव था। ठीक है, दूसरा आपका क्या था, कंपाउंड फिक्सेटिव, कंपाउंड फिक्सेटिव। ठीक है, एक आपका सिंपल फिक्सेटिव, दूसरा आपका कंपाउंड फिक्सेटिव। आज के इस लेक्चर में हम लोग
सिंपल फिक्सेटिव को देख लेते हैं और हमारा जो कंपाउंड फिक्सेटिव है वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपका जो सिंपल फिक्सेटिव आता है वो आपका आता है 10% आपका फार्मलिन। क्या आता है आपका? 10% आपका फार्मलिन आता है। ठीक है, 10% फार्मलिन, जिसको आप यहाँ पे फार्मिक एसिड के नाम से भी, सॉरी आप यहाँ पे फार्मेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आपका यहाँ पे आता है आपका 7% क्या मर्क्यूरी क्लोराइड आता है बच्चों, 7% मर्क्यूरी क्लोराइड। तीसरे नंबर पे जो आपका आता है गुलेटेरल्डिहाइड। क्या आता है आपका? गुलेटेरल्डिहाइड। ठीक है, गुलेटेरल्डिहाइड। ठीक है, गुलेटेरल्डिहाइड। ठीक है, तीसरे नंबर का हो गया। अब आपका चौथे नंबर पे आता है आपका ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, देखो नोट कर लो इसको, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। पांचवे पे आपका आएगा 1%। ठीक है, 1% पिक्रिक एसिड। ठीक है, 1% पिक्रिक एसिड, 1% पिक्रिक एसिड। छठे नंबर पे आपका आएगा आपका एथिल एल्कोहल। ठीक है, क्या आपका आएगा? एथिल एल्कोहल। क्या आएगा आपका? एथिल एल्कोहल आएगा बच्चों। और 7 नंबर पे जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, या फिर कोमेटिक कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके सिंपल फिक्सेटिव में क्या क्या है? 10% फार्मलिन, जिसको आप फार्मेल्डिहाइड के रूप में जानते हो, 7% आपका मर्क्यूरी क्लोराइड, गुलेटेरल्डिहाइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, 1% पिक्रिक एसिड, एथिल अल्कोहल या फिर आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए ये आपका जो गुलेटेरल्डिहाइड है, ये गुलेटेरल्डिहाइड आपका क्या काम में करेगा? ये आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के लिए। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के लिए गुलेटेरल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। ऑस्मियम जो आपका ये आपका टेट्राऑक्साइड है, इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं वो सेकेंड फिक्सेटिव के रूप में करते हैं। किसके रूप में? सेकेंड फिक्सेटिव। ठीक है, अब ये सेकेंड फिक्सेटिव क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपका जो गुलेटेरल्डिहाइड है इसका उपयोग कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का प्रयोग भी लाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका सेकेंड रूप में आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज किया जा रहा है, जिसको क्या कहेंगे? इसको हम सेकेंड फिक्सेटिव के रूप में यहाँ पे हम लोग जानते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जिससे कि अगर बात करेंगे आपके 10% फार्मलिन की, तो 10% फार्मिल आपके दो तरीके से लर्न कर सकते हो। एक आपका जनरल रूप से यूज किया जाएगा। ठीक है, जनरल रूप से। ठीक है, जनरल फिक्सेटिव आपका है, यानी कि ज्यादातर आपका यहाँ पे यूज किया जाएगा। दूसरा आपका पोस्टमार्टम के लिए। ठीक है, पोस्ट मार्टम सैंपल जो होते हैं या फिर कहीं की जो आपकी बॉडीज वगैरह होती हैं उनको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 10% फार्मलिन का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, हमने आपको बता दिया। अब देखो दोनों तरीके से हमने आपको लिख दिया कि सिंपल फिक्सेटिव क्या, कंपाउंड फिक्सेटिव क्या। कंपाउंड हमने बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया कि इन सिंपल को लर्न कर लोगे ना तो सिंपल वाले आपको नहीं भूलेंगे। कंपाउंड कई सारे हैं, एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। तो आपको इतना ये लर्न करना है कि अगर आपका ये प्रश्न आ जाए कि भाई सिंपल फिक्सेटिव कौन है, तो कैसे हमें क्लियर रहेगा? आपको ऐसे क्लियर रहेगा कि सर इन 7 में से अगर आ रहा है तो हमारा सिंपल फिक्सेटिव है और नहीं आ रहा है तो हमारे कंपाउंड फिक्सेटिव में चला जाएगा। ठीक है, बात आपको क्लियर है? तो अगर सिंपल फिक्सेटिव की जगह पे अगर आपका आ जाता कि कौन सा यहाँ पे कंपाउंड फिक्सेटिव है, तो आप मिलान कर लेते, भाई पिक्रिक एसिड हमारे इसमें है, ये सिंपल में क्लोरोस्टिक एसिड आपका यहाँ पे है, ये है, फिर आपका फार्मलिन है, ये है, तो फिर आपका क्या जाएगा? जो आपका यहाँ पे, ठीक है, जिंगर्स फ्रूट्स है, ठीक है, जिंगर्स फ्रूट है, वो आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका कंपाउंड फिक्सेटिव। और प्रश्न भी पूछा है कि नॉट ये सिंपल फिक्सेटिव, इनमें से कौन सा सिंपल फिक्सेटिव नहीं है? तो आपका ये जो जिंगर फ्रूट है, ठीक है, जंकर फ्रूट बोलते हैं, जिंगर ना बोल के जंकर फ्रूट जो होते हैं आपके, ये आपके किस में आते हैं? आपके कंपाउंड फिक्सेटिव के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो आपका राइट यहाँ पे हो गया है ना कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका 4 नंबर का एमसीक्यू बच्चों, ये कह रहा है कि व्हिच मेथड इज यूज्ड फॉर यूरिनरी सेडमेंट। ठीक है, यूरिनरी सेडमेंट, वेजाइनल पूल, ब्रेस्ट सिक्रीशन या फिर आपका सीरल फ्लूइड ईटीसी। यानी कि जब आप लोग यहाँ पे कौन सा स्टेरिंग का कह सकते हो, स्टेरिंग ना कह के स्मेयर बनाने का कौन सा मेथड यूज करते हो? ठीक है, स्मेयर बनाने में कौन सा मेथड यूज करोगे? जब आपका यूरिनरी सेडमेंट का बनाना हो, वेजाइनल पूल का बनाना हो, ब्रेस्ट सिक्रीशन का स्मेयर बनाना हो या फिर आपके सीरस फ्लूइड प्रकार के फ्लूइड का बनाना हो, स्टिकिंग टेक्निक का स्मेयर बनाओगे या फिर स्प्रेडिंग टेक्निक के द्वारा स्मेयर बनाओगे, पुल अपार्ट टेक्निक के द्वारा यहाँ पे स्मेयर बनाओगे। तो चलिए बच्चों एक एक करके हम लोग देख लेते हैं
कि स्ट्रेकिंग टेक्निक क्या होता है, स्प्रेडिंग टेक्निक क्या होता है, आपका पुल अपार्ट टेक्निक क्या होता है। स्ट्रेकिंग टेक्निक की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो स्ट्रेकिंग टेक्निक में होता क्या है, आप लोगों ने स्ट्रेकिंग माइक्रोबायोलॉजी में भी देखा होगा कि आपका एक पेट्री डिश होता था, उस पर आप लोग स्ट्रिक कैसे करके कर रहे थे, वही सेम होता है, बस इसमें एक दिक्कत ये, सॉरी एक मतलब तरीका ये होता है कि इसमें हम लोग एक जिग जैग मॉडल का, ठीक है, जिग जैग मॉडल का आप लोग यहाँ पे स्ट्रिकिंग करते हो, ठीक है। तो स्मेयर जब बनाओगे तो जिग जैग मॉडल में कुछ आपको इस तरह से जो है वो आपको स्मेयर बना हुआ दिखाई देगा। तो आपका किसके लिए यूज किया जाता है, आपका म्यूकोइड सिक्रीशन के लिए हम लोग स्ट्रिकिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। किसके लिए, म्यूकोइड सिक्रीशन, वेजाइनल सिक्रीशन, स्पुटम या फिर आपका गैस्ट्रिक कंटेंट जो है उसके लिए हम लोग स्टिकिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। इसमें हम लोग स्पैचुला का उपयोग करते हैं या फिर आपका, ठीक है, डिस्टेंशन जो आपका निडल होता है, ठीक है, डिस्टेंशन वाला वो निडल का उपयोग करते हैं या फिर आपके एप्लीकेटर स्टिक का उपयोग करके जिग-जैग फैशन में हम लोग क्या करते हैं, स्टिकिंग करते हैं। तो आपका क्या हो गया, आपका स्टिकिंग स्मेयर हो गया है। क्या हो गया आपका, एक स्टिकिंग स्मेयर टेक्निक आपका हो गया। दूसरा आपका आता है स्प्रेडिंग टेक्निक। स्प्रेडिंग टेक्निक का मतलब क्या हो जाता है, स्प्रेड का मतलब हो जाता है फैलाना। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक जो स्मेयर बनाते हैं उसी तरह से हम लोग इसको करते हैं। तो यूज थिक म्यूकोइड सिक्रीशन, जब हमें थिक म्यूकोइड सिक्रीशन का स्मेयर बनाना होगा तो हम लोग स्प्रेडिंग टेक्निक का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपके फ्रेश स्पुटम या फिर आपके ब्रोंकियल इंस्पायरेशन यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रेडिंग टेक्निक के माध्यम से अपने जो स्मेयर है उनको बना रहे हैं। एक आपका लास्ट आ जाता है पुल अपार्ट। पुल अपार्ट का मतलब क्या हो जाता है कि एक दूसरे की तरफ खींचना। तो इसमें हम लोग दो स्लाइड लेते हैं, एक पे सैंपल रखा रहेगा, दूसरा एकदम सादा सा रहेगा। एक दोनों को हम क्या करेंगे, ऊपर रख लेंगे और फिर एक अपनी तरफ इस साइड में, यानी कि एक अपना राइट साइड में पुश करोगे और एक अपना जो है लेफ्ट साइड में पुश करोगे। तो क्या होगा, एक आपका स्मेयर बनके तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका एक स्लाइड ये है, एक आपका यहाँ पे जिसपे आपने स्मेयर रख दिया, रेड कलर का स्मेयर हो गया या फिर एक ही सैंपल आपने रख दिया है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी वाली स्लाइड को इस पे रख देना है और रखने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं एक आपका इस तरफ से खींचा जा रहा है और दूसरी आपकी इधर खींची जा रही है, ठीक है। इधर एक तरफ पुल किया जा रहा है राइट साइड में, एक आपका लेफ्ट साइड में पुल किया जा रहा है और आप देख पा रहे होंगे कि आपका स्मेयर बनके क्या हो गया है, तैयार हो गया है। तो इस तरह से आपको कहते हैं क्या, पुल अपार्ट, जिसमें हम लोग सीरस फ्लूइड, ठीक है, कंसंट्रेटेड स्पुटम या फिर आपका एंजाइमेटिक लेवेजेस या फिर आपका जीआईटीज, ठीक है, जीआईटी से आपका जो एंजाइमेटिक लेवेजेस हैं या फिर आपका यूरिनरी सेडमेंट या फिर आपका वेजाइनल पूल या फिर आपका ब्रेस्ट सिक्रीशन, इन सब का जो स्मेयर है हम लोग पुल अपार्ट के द्वारा ही बनाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, आपका जिसमें आपके पुल अपार्ट हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। देखिए आपका पुल अपार्ट यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, किस ऑप्शन में लगा है, तो पुल अपार्ट टेक्निक आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आपको समझ में आ गया ना कि हम लोग यहाँ पे यूरिनरी सेडमेंट, वेजाइनल पूल, ब्रेस्ट सिक्रीशन या फिर सीरस फूड का जो है स्मेयर कैसे बनाते हैं या फिर अदर प्रकार के जो स्मेयर है बनाने के तरीके हैं, स्टिकिंग टेक्निक, स्प्रेडिंग टेक्निक, वो आपके क्या होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में कोई भी आएगा आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे, बेस्ट तरीके से अपना यहाँ पे, ठीक है, आंसर करोगे। ओके, 5वां नंबर का एमसीक्यू है, व्हिच सॉल्यूशन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ जिम्सा स्टेन। जिम्सा स्टेन के प्रिपरेशन में हम लोग किस सॉल्यूशन का उपयोग यहाँ पे करते हैं, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल या फिर आपका ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड या फिर आपका नन ऑप्शन। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या जानना होगा, हमें ये जानना होगा कि हमारा जो जिम्सा स्टेन है वो किस प्रकार का स्टेन होता है। तो एक आप लोगों ने स्टेन का नाम सुना था, रोमानस्की स्टेन। क्या सुना था, रोमानस्की स्टेन, ठीक है, रोमानस्की स्टेन। और इस रोमानस्की स्टेन के अंतर्गत आपका जो है वो जिम्सा स्टेन आता है। और जो आपका रोमानस्की स्टेन है वो किस प्रकार का स्टेन है, आपका न्यूट्रल स्टेन है। क्या है आपका, न्यूट्रल स्टेन है बच्चों। क्या है आपका, न्यूट्रल स्टेन है, क्योंकि इसमें हम लोग एसिड प्लस बेस दोनों प्रकार के डाई का उपयोग करते हैं। एसिड प्लस बेस बोथ डाई का उपयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, बोथ डाई का उपयोग हम लोग इसमें रोमानस्की स्टेन के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। बात आपको क्लियर होगी। रोमानस्की स्टेन के अंतर्गत और भी सारे आते हैं, जैसे कि जिम्सा हो गया, आपका लिस्मन स्टेन हो गया, ठीक है, लिस्मन स्टेन हो गया जो कि आपका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, लिस्मन स्टेन हो गया, जेनर स्टेन हो गया, ठीक है, जेनर स्टेन हो गया, जेनर जिम्सा हो गया, ठीक है, जेनर जिम्सा हो गया, जेनर जिम्सा स्टेन हो गया, ठीक है, जेनर जिम्सा स्टेन हो गया। उसके बाद में एक आपका राइट स्टेन होता है। क्या होता है आपका, एक आपका राइट स्टेन होता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके रोमानस्की स्टेन के अंतर्गत रखे जाते हैं। रोमानस्की स्टेन में जो हम लोग मेन डाई उपयोग में लाते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके मेथिलीन ब्लू और आपके इयोसिन होते हैं। जो यहाँ पे हम लोग डाई यूज करते हैं क्या होते हैं, आपके मेथिलीन ब्लू और आपके क्या होते हैं, आपके यहाँ पे इयोसिन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं,
मेथिलीन ब्लू प्लस आपका यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे ईओसिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, मेथिलीन ब्लू और आपके यहाँ पे ईओसिन का यहाँ पे हम लोग उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, ईओसिन का उपयोग कर लेते हैं। जो आपका मेथिलीन ब्लू है बाद में आपका ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे शो कर रहा होता है और क्या कर रहा है, एजोर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, आपके एजोर्स का फॉर्मेशन करता है, एजोर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि मेथिलीन ब्लू हमने उपयोग में लाया और फिर ईओसिन यहाँ पे हमने लिया। ठीक है, और ये दोनों मिले तो क्या हो जाएंगे, आपके न्यूट्रल स्टेन बनेंगे, रोमानस्की यहाँ पे हमारा स्टेन बन जाएगा। इन रोमानस्की स्टेन में जो हम फिक्सेटिव का काम करते हैं, ध्यान रखना, जो हम लोग फिक्सेटिव उपयोग में लाते हैं। ठीक है, फिक्सेटिव उपयोग में जो लाते हैं वो आपका क्या होता है, वो आपका यहाँ पे मेथनॉल होता है। क्या होता है आपका, मेथनॉल होता है, जो कि एसीटोन फ्री होता है बच्चों। क्या होता है आपका, एसीटोन आपका फ्री होता है। ठीक है, एसीटोन फ्री होता है। तो जितना हमने आपको बताया ना सब इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि रोमानस्की स्टेन या फिर लिस्बन स्टेन में कौन सा यहाँ पे हम लोग फिक्सेटिव उपयोग में लाते हैं, तो मेथनॉल उपयोग में लाते हैं और ये आपका क्या होता है, एसीटोन फ्री होता है। ठीक है, बात आपको क्लियर है। या फिर कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि आपका लिस्बन स्टेन है, इस पूरे स्टेप में फिक्सेशन यूज होता है या नहीं होता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई नहीं होता है, हम कहीं फिक्सेशन किए नहीं। लेकिन नहीं, आपके स्टेन में ही आपका जो मेथनॉल है वो आपका यहाँ पे डिजॉल्व होता है, घुला हुआ होता है। इसीलिए क्या है, हम यहाँ पे फिक्सेटिव के रूप में मेथनॉल का उपयोग करते हैं। सेम जिम्सा में भी हम लोग मेथनॉल का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, बात आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब बात आती है कि जिम्सा स्टेन के प्रिपरेशन के लिए किस सोल्यूशन का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ग्लिसरॉल का उपयोग करते हैं। क्या, सॉरी, हम यहाँ पे ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। किसका, ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। ग्लिसरीन करता क्या है, ये आपके स्टेन को स्टेबलाइज करता है। क्या करता है, आपका स्टेबलाइज करने का काम यहाँ पे करता है। ठीक है, स्टेबलाइज करने का काम आपका करता है ग्लिसरीन। और कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इसको हम हेमेटोलॉजिकल के साथ साथ पैरासाइटोलॉजी, ठीक है, कहाँ पे, पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए यूज में लाते हैं। तो इन सबको क्या करता है, ये स्टेबल बनाता है। बेस्ट स्टेन के लिए इसको क्या करता है, तैयार करता है आपका ग्लिसरीन। ठीक है, तो बात आपको क्लियर है कि जिम्सा स्टेन क्या है, ग्लिसरीन का यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन को बनाने के लिए हम ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। और इसके इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट थे हमने आपको यहाँ पे क्या किया, क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे लिस्बन स्टेन के पीएच की, तो ये भी नोट कर लेना, पीएच जो है यहाँ पे हम लोग 6.8 के रूप में रखते हैं। ठीक है, पीएच जो रहता है वो आपका 6.8 रहता है। अगर इससे ऊपर जाएगा तब भी दिक्कत आएगी आपकी स्मेयर में, और अगर इससे नीचे जाएगा तब भी आपके जो सेल्स वगैरह है उसमें दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलती है। इसीलिए पर्टिकुलरली आपका यहाँ पे 6.8 होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आइए बच्चों। नेक्स्ट आपका 6 MCQ है, 6 नंबर का। ये कह रहा है कि फार्मलिन प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ, यानी कि फार्मलिन में अगर फार्मलिन जो है आपका क्या कर रहा है, आपका प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर आपका बोथ ए एंड बी या फिर आपके सोडियम सल्फेट। तो ऑप्शन जो राइट जाएगा आपका बी नंबर का जाएगा, आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा फार्मलिन के जो प्रेसिपिटेट है इनको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 7 नंबर का एमसीक्यू क्या कह रहा है कि जेलेटिन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच प्रोटीन, यानी कि आपका जो जेलेटिन है वो आपका मॉडिफाइड प्रोटीन है। तो ये किस मॉडिफाइड प्रोटीन का रूप है, जेलेटिन ग्लोबिन का है, कोलेजन का या फिर आपके एल्ब्यूमिन का है, ये आपको बताना है। तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि जेलेटिन किस मीडियम के रूप में काम करता है। तो अगर बात करेंगे एम्बेडिंग मीडियम की, किसकी, एम्बेडिंग मीडियम की अगर बात करेंगे बच्चों, तो एम्बेडिंग मीडियम में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एम्बेडिंग मीडियम में हम लोग कई सारे जो हमारे हैं रिएजेंट उनका उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे जनरल रूप से जो यूज किया जाता है वो आपका क्या होता है, वो आपका पैराफिन वैक्स होता है। क्या होता है आपका, पैराफिन वैक्स का उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग किसका, यहाँ पे हम लोग सेलुलाइडिन का उपयोग कर लेते हैं। किसका, सेलुलाइडिन का उपयोग कर लेते हैं। और एक हम जो करते हैं वो आपका यहाँ पे होता है क्या, एक आपका होता है यहाँ पे जेलेटिन। क्या होता है आपका, जेलेटिन होता है। ठीक है, जेलेटिन होता है। तो जो जेलेटिन है वो किसका मॉडिफाइड रूप है, तो आपके कोलेजन का मॉडिफाइड रूप है। किसका, कोलेजन का मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, कोलेजन का मॉडिफाइड है। अगर सेलुलाइडिन आ जाएगा तो सेलुलाइडिन किसका मॉडिफाइड रूप है बच्चों, सेलुलाइडिन की अगर बात करेंगे तो नाइट्रोसेलुलोज का यहाँ पे जो है मॉडिफाइड रूप है। किसका, नाइट्रोसेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज। तो नाइट्रोसेलुलोज का जो मॉडिफाइड रूप है वो आपका क्या है, आपका सेलुलाइडिन है। और अगर कोलेजन की बात करेंगे तो कोलेजन का जो आपका मॉडिफाइड है प्रोटीन वो आपका क्या होते हैं, जेलेटिन के जो आपके मॉडिफाइड प्रोटीन है वो आपके कोलेजन होते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया।
जिलेटिन का जो हम उपयोग करते हैं फ्रोजन सेक्शन के लिए करते हैं, किसके लिए? फ्रोजन सेक्शन के लिए हम लोग करते हैं। अगर सेलुलोइडिन की बात करते हैं तो ये आपके सीएनएस, ठीक है, यानी कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रकार के टिश्यू के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि एम्बेडिंग मीडियम क्या है, कितने प्रकार के एम्बेडिंग का मीडियम का हम लोग उपयोग कर सकते हैं और क्या खास बातें होती हैं, ठीक है, किस किस की क्या खास बातें होती हैं, ये हमने आपको बता दिया। और जो आपका पैराफिन वैक्स से सभी को पता हो ना कि कॉमनली यूज, ठीक है, कॉमन रूप से हमारा यूज किया जाने वाला क्या है आपका यहाँ पे ये वैक्स, ये आपका एम्बेडिंग मीडियम है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आपका? कोलेजन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। 8 नंबर का जो आपका एमसीक्यू है, डॉट डॉट इंक्रीजेस द कलरिंग विदाउट बाइंडिंग और लिंकिंग द स्टेन टू द टिश्यू। बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है आपका, इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि डॉट डॉट इंक्रीज द कलरिंग विदाउट बाइंडिंग और लिंकिंग स्टेन टू टिश्यू। जब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब हम लोग स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, तो जो स्टेन हम लोग डालते हैं, ठीक है, जो हम लोग स्टेन डालते हैं कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, ये आपके स्टेन प्लस जो है टिश्यू बाइंड हो जाते हैं। मतलब कि जो आपका सेल है, सेल में स्टेन जाएगा, पेनिट्रेट होगा, वहां पे बाइंडिंग होगी, उस सेल पे अपने सेल वॉल पे बाइंड करेंगे और फिर वो अपना कलर शो करेंगे। लेकिन पूछा है कि बिना बाइंड हुए, ठीक है, स्टेन और टिश्यू के बीचिंग में जो एक बाइंडिंग होती है, बिना वो बाइंडिंग हुए कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो आपके कलरिंग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ठीक है। जो इसकी स्टेनिंग पावर है उसको क्या कर दे रहा है? ये आपका इंक्रीज कर दे रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। एसेंटुएटर्स हैं, मॉर्डेंट है, डायरेक्ट स्टेनिंग है या फिर आपके नन ऑप्शन। तो बच्चों 8 का जो राइट आंसर जाएगा आपका एसेंटुएटर जाएगा। एसेंटुएटर होते क्या है? अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा एसेंटुएटर की, तो वे ऐसे कह सकते हो कि कंपाउंड होते हैं या फिर कह सकते हो रिएजेंट होते हैं जो अपने स्टेनिंग में इन्वॉल्व हुए, ठीक है, या फिर कहिए कि बाइंडिंग बिना हुए ही अपना क्या करते हैं? अपना वर्क यहाँ पे करते हैं और जो स्टेनिंग का पावर है उसको क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो एसेंटुएटर क्या है? एसेंटुएटर ऐसे रिएजेंट हैं जो हमारे स्टेन और टिश्यू के बीच में बिना बाइंडिंग के अपने स्टेनिंग की पावर या फिर कलरिंग एजेंट को क्या करते हैं? इंप्रूव कर देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एसेंटुएटर कहते हैं। अगर एसेंटुएटर के एग्जाम्पल की बात करें, देखो आपके एग्जाम में एसेंटुएटर तो आ ही सकता है, साथ में इसका एग्जाम्पल भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा एसेंटुएटर का काम करता है। तो आपने क्या देखा होगा? आपने देखा होगा अपना क्रिस्टल वायलेट। क्या देखा होगा बच्चों? आपने देखा होगा, आपने देखा होगा अपना कार्बन फ्यूजन। और कार्बन फ्यूजन में आप लोग फिनॉल कार्बन फ्यूजन उपयोग करते हो। तो फिनॉल, ठीक है, जो आपका फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल इन कार्बन फ्यूजन, ठीक है, फिनॉल इन कार्बन फ्यूसिन, ठीक है, कार्बन फ्यूसिन जो आपका है ये क्या काम कर रहा है? फिनॉल कार्बन फ्यूजन में जो आपका फिनॉल है ये काम करेगा कैसे? एसेंटुएटर के रूप में काम करता है, ठीक है। बात आपको क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि कौन सा आपका एग्जाम्पल आ सकता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैथिलीन ब्लू में होता है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? इन मैथिलीन ब्लू, ठीक है, क्या आपका मैथिलीन ब्लू, आपके मैथिलीन ब्लू में पाया जाता है। और ये आपका जो है मैथिलीन ब्लू में क्या पाया जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपके एसेंटुएटर के काम करेंगे, मतलब कि बिना इन्वॉल्व हुए अपने जो कलर का काम है उसको क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करें, कलरिंग का जो काम है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। मॉर्डेंट क्या होता है? मॉर्डेंट सभी को पता है कि मॉर्डेंट भी अपना वही काम कर रहा है, ठीक है, मॉर्डेंट भी आपका वही काम करता है। लेकिन ये क्या करता है बच्चों? ये एक कह सकते हो स्टेन, ठीक है, जो आपका डाई होता है प्लस आपका जो मॉर्डेंट होता है, ठीक है, प्लस आपका जो मॉर्डेंट होता है, ये क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं और एक क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देन क्या करते हैं? पेनिट्रेशन पावर कहिए, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर कहिए या फिर कहिए कि स्टेनिंग की जो पावर है, ठीक है, स्टेनिंग की जो पावर है, स्टेनिंग की जो पावर है, ठीक है, पावर, उसको क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं। मतलब कि जब यहाँ पे मॉर्डेंट आएगा और आपका जो मेन डाई है, जो आपका प्राइमरी डाई है, उस डाई स्टेन के साथ में जुड़ेगा, तब जाके आपके प्राइमरी डाई का जो कह सकते हो कि गुण है या फिर कहिए कि उसका जो कैरेक्टर है इनहेंस होगा और फिर वो स्टेनिंग करने में अपना बेस्ट काम यहाँ पे करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अपना जो डाई है, मतलब कि जो प्राइमरी डाई है और जो मॉर्डेंट है, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। ये आपको क्या करना है? नोट करके लिख लेना है, ठीक है। और एसेंटुएटर उसमें कंबाइन नहीं होते हैं, उसमें बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे मॉर्डेंट के एग्जाम्पल की, तो आप लोग को पता होगा कि ग्राम्स आयोडीन जो है आपका क्या है? मॉर्डेंट है। ग्राम्स आयोडीन किसमें? आपके ग्राम्स स्टेन में, ठीक है, या फिर कहिए कि हाँ ठीक है, ग्राम्स स्टेन में कह दीजिए बेस्ट है।
ठीक है। ग्राम्स स्टेन में जो आपका ग्राम्स आयोडीन है वो क्या है आपका मॉर्डेंट का काम कर रहा है। साथ में अगर बात करेंगे एलम, ठीक है, एलम किसमें आपके हेमोटॉक्सिलिन में, ठीक है, हेमोटॉक्सिलिन में, ठीक है। हेमोटॉक्सिलिन में जो आपका एलम है वो कैसा काम करता है, वो आपके यहाँ पे मॉर्डेंट का काम करता है। फिर आपका आयरन प्रकार का आपका हेमोटॉक्सिलिन पाया जाता है, तो आयरन हेमोटॉक्सिलिन में भी आपका जो आयरन है वो क्या काम कर रहा है, वो आपका यहाँ पे मॉर्डेंट का काम कर रहा है। तो एलम आपका हेमोटॉक्सिलिन के साथ मॉर्डेंट का काम करेगा, आयरन जो है हेमोटॉक्सिलिन के पावर को बढ़ाएगा यानी कि मॉर्डेंट करेगा। ग्राम सार्डिन में ग्राम स्टेनिंग में हम लोग किसको, क्रिस्टल वायलेट को, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट का जो है उसको उसका पावर क्या करता है, ये इनहेंस करता है। तो ये नोट कर लेना, ठीक है। बात आपको क्लियर है कि एसेंट्रेटर क्या हो गए, मॉर्डेंट क्या हो गए, स्टेनिंग, डायरेक्ट स्टेनिंग, इनडायरेक्ट स्टेनिंग, बहुत बार बता चुका हूं, अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये कर सकते हैं कि इसका कमेंट में जवाब दे सकते हो बच्चों, कमेंट में इसका जवाब दे सकते हो कि सर डायरेक्ट स्टेनिंग क्या होता है, इसके क्या एग्जाम्पल है। दूसरी बात बच्चों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करिएगा, लाइक के साथ साथ में एक अच्छे कमेंट जरूर डाल दिया करिए, ताकि इससे क्या होता है टीचर मोटिवेट होता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे और भी इस पे काम करना चाहिए, हमें और भी ऐसे मतलब इससे बेस्ट हमें जो है लेक्चर लेकर आना चाहिए, हमारे बच्चों का यहाँ पे फायदा हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, या तो आपको अच्छा लगेगा तो आप अच्छा वाला कमेंट करोगे, बुरा लगेगा तो बुरा वाला कमेंट करोगे, ठीक है। तो जैसा भी आपको लग रहा है क्लास, ठीक है, वैसा आप लोग यहाँ पे प्रतिक्रिया जरूर किया करो, इससे हम अपने आगे सुधार करेंगे, हमें अगर अच्छा लगेगा तो मोटिवेट होंगे और बेस्ट लाएंगे, अगर कुछ हमारी कमियां हैं तो उसको हम और सुधार करेंगे, ठीक है। तो ये जरूरी है आपके लाइक और कमेंट का बच्चों, ठीक है, इतनी बात होगी। दूसरी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने क्लासमेट में इसको शेयर जरूर किया करिए। बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शेयर करोगे तो और लोग भी देखेंगे, और लोग को भी जानकारी होगी, साथ में हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे इतने बच्चे यहाँ पे इसको देख रहे हैं। दूसरी बात, हमारे कुछ प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हमारा इंस्टा आईडी है मनी तिवारी 123, इस पे जाके आप हमें फॉलो भी कर सकते हो। वहां पे अगर आपको कोई चैटिंग करनी है, कोई एग्जाम संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो जरूर फॉलो कीजिएगा, आईडी है मनी तिवारी 123, ठीक है। चलिए बच्चों, आते हैं यहाँ पे अपने 9 नंबर के एमसीक्यू पे। पास स्टेन रिएक्ट विथ व्हिच ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पास स्टेन जो है आपके कार्बोहाइड्रेट के किस ग्रुप के साथ यहाँ पे रिएक्शन करता है। सभी को पता है ना कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारा है किसमें, इसमें आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, क्या आपका एक आपका यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा और दूसरा आपका क्या रहेगा, आपका कीटो ग्रुप रहेगा, यानी कि कीटोन रहेंगे, ठीक है, यानी कि आपका एक कीटोन रहेगा, यानी कि आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आपका CHO और एक आपका क्या रहेगा, एक हाथ खाली रहेगा, और साथ में आपका यहाँ पे कीटोन की बात करेंगे तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे हाथ खाली रहेगा, ठीक है। तो कहने के मतलब हमारे ये है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है इसके दो ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और आपका कीटोन। तो जो आपका पास स्टेन है, क्या आपका पास स्टेन यानी कि पीरियोडिक, ठीक, एसिड शिप स्टेन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी लिख लेना, क्या होगा आपका पीरियोडिक एसिड शिप स्टेन, ठीक है, एसिड शिप स्टेन, एसिड शिप स्टेन। ये क्या काम करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टेन करने का काम करता है पास स्टेन, ठीक है। तो इसमें किसके यानी कि कार्बोहाइड्रेट के किस ग्रुप के साथ रिएक्शन करके स्टेनिंग करेगा, तो आपके एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में यहाँ पे रिएक्शन करके अपना स्टेनिंग का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी बात, आपके जो पास स्टेन है इसमें जो काउंटर स्टेन होता है, ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि पास स्टेन में काउंटर स्टेन क्या यूज होता है, तो आपका यहाँ पे हम लोग हेमोटॉक्सिन का उपयोग करते हैं, किसका, हेमोटॉक्सिन का उपयोग करते हैं, किसका, यहाँ पे हम लोग हेमोटॉक्सिन का उपयोग करते हैं, ठीक है। काउंटर स्टेन के रूप में हम लोग हेमोटॉक्सिन का उपयोग करते हैं, नोट कर लेना, बहुत जगह पे हम लोग क्या ईओसिन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग हेमोटॉक्सिन का उपयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। चलो 10 नंबर के एमसीक्यू पे आइए। मोस्ट कॉमनली यूज एडेसिव इज, यानी कि सबसे कॉमनली रूप से यूज किया जाने वाला एडेसिव कौन सा होगा, मेयर गिल्सॉल एल्ब्यूमिन मिक्सचर, या फिर आपके ग्लिसरीन, या फिर आपके डीपीएक्स, या फिर आपके कनाडा ब्लास्ट। तो देखिए मोस्ट कॉमनली यूज की जब बात की है ना, तो किसमें एक ही आपका जो है वो एडेसिव के रूप में यहाँ पे इसको पुट किया है, वो तो आपका कौन सा है, आपका मेयर गिल्सरॉल एल्ब्यूमिन मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं आपके मेयर गिल्सरॉल एल्ब्यूमिन का जो मिक्सचर होता है, यही आपका सबसे ज्यादा कॉमन रूप से यहाँ पे यूज किए जाने वाला क्या है, एडेसिव एजेंट है। सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला क्या है आपका एडेसिव यहाँ पे एजेंट है, ठीक है, बात आपको क्लियर हो गया। साथ में अगर मैं बताऊं कि और भी आपके एडेसिव एजेंट होते हैं, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं किए जाते हैं, जैसे कि आपके अगार प्रकार के, ठीक है, एक आपका अगार हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एक आपका जिलेटिन हो जाएगा। जिलेटिन का भी उपयोग हम लोग यहाँ पे एडेसिव के रूप में
एडिशन के रूप में यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो एगार रहेगा एक आपका और दूसरा आपका क्या रहेगा, जेलेटिन रहेगा। अच्छा, ग्लिसरीन, डीपीएक्स, कनाडा ब्लाज्म ये क्या है बच्चों, तो ये आपके क्या रहेंगे, ये आपके माउंटिंग मीडियम है। ये सभी के सभी क्या है, आपके माउंटिंग मीडियम है, ठीक है, सभी के सभी माउंटिंग मीडियम है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा डीपीएक्स और कनाडा ब्लाज्म, ठीक है, ये क्या है, तो आपका ये रेजिनस प्रकार का आपका माउंटिंग मीडियम है। और किस रेजिनस प्रकार का, सिंथेटिक या फिर आपका नेचुरल। तो कनाडा ब्लाज्म जो है ये आपका नेचुरल है, ठीक है, क्या है आपका नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल आपका रेजिनस, ठीक है, नेचुरल आपका रेजिनस माउंटिंग मीडियम, ठीक है, माउंटिंग मीडियम, ठीक है, ये आपका कौन होगा, आपका कनाडा ब्लाज्म होगा। डीपीएक्स की अगर यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, डीपीएक्स की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सिंथेटिक टाइप का होगा, सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक रेजिनस माउंटिंग मीडियम, सिंथेटिक रेजिनस माउंटिंग, ठीक है, रेजिनस माउंटिंग मीडियम होगा। क्लियर है ना। तो हमने आपको बताया हुआ है कि आपके जो माउंटिंग मीडियम है वो दो प्रकार से होते हैं, एक आपके रेजिनस माउंटिंग मीडियम, दूसरे आपके क्या, एक्वस माउंटिंग मीडियम। एक्वस माउंटिंग मीडियम के तो आपको, ठीक है, फर्नाडा ब्लाज्म है, ठीक है, उसके बाद में आपका सीरम है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे एक्वस वाला यूज करते हो। दूसरा आपका रेजिनस होता है। रेजिनस आपका दो भाग में बढ़ जाता है, एक आपका नेचुरल रेजिनस माउंटिंग मीडियम, दूसरा आपका सिंथेटिक माउंटिंग मीडियम, ठीक है, जिसमें आपका डीपीएक्स और आपका क्लोराइड, डीपीएक्स और आपका क्लोराइड जो है आपके क्या है, सिंथेटिक रेजिनस मीडियम, रेजिनस माउंटिंग मीडियम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हमने आपको डीपीएक्स के बारे में बता दिया है। ग्लिसरीन क्या है, ग्लिसरीन आपका एक्वस मीडियम है, ठीक है, कैसा है आपका, एक्वस प्रकार का है बच्चों, कैसा है आपका, एक्वस प्रकार का है, ध्यान रखना, एक्वस माउंटिंग मीडियम है, एक्वस माउंटिंग मीडियम है, ठीक है, एक्वस माउंटिंग मीडियम है क्या आपका ग्लिसरीन, ठीक है, बात आपको क्लियर है, ठीक है सर। अब एक दूसरी पॉइंट आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि आपका पूछा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का कितना होगा, तो 1.47 होगा। अगर बात करेंगे कि भाई आपके डीपीएक्स का कितना होगा, तो 1.52 होगा। और अगर बात करेंगे आपके किसकी, आपकी कनाडा ब्लाज्म की, तो इसका रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है, ठीक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी आपका 1.52 होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने आपको बताया हुआ है कि किसका 1.47 होता है, ठीक है, या फिर किसका आपका 1.43 होता है। और हमने यहाँ पे जो नेचुरल प्रकार के थे उसमें हमने भी बताया हुआ है कि किसका आपका 1.52 होता है और किसका आपका 1.54 होता है, ठीक है, तो वो लर्न कर लेना। डीपीएक्स का 1.52 और वो आपका जो है कनाडा ब्लाज्म का 1.52। जो आपका क्लोराइड है, क्लोराइड का जो आपका माउंटिंग मीडियम डिफर होता है सभी से, तो वो आपको लर्न करना है, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं। प्रीवियस हिस्टोलॉजी का जो लेक्चर है वो आपका लगा हुआ है, आपके आरआरबी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, जाके उसको पढ़ लो। हमने वहाँ पे माउंटिंग मीडियम के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होंगे कि आपका डीपीएक्स क्या है, सिंथेटिक है, कनाडा ब्लाज्म आपका नेचुरल है, ठीक है, हाँ ये भी नेचुरल है और सिंथेटिक है, ठीक है, नेचुरल सिंथेटिक और आपका ग्लिसरीन जो है एक्वस माउंटिंग मीडियम। अब यहाँ पे आपको डीपीएक्स का फुल फॉर्म बताना होगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। हमने इसके बारे में भी एक घटना बताई हुई ना कि हमारे सीनियर्स हैं और वो कह रहे थे कि हमारा जो डीपीएक्स का हमसे फुल फॉर्म पूछा गया और मुझे नौकरी नहीं मिली, तो इसलिए आपको बताना है कि कमेंट में डीपीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, हमारे पास आज टोटल जितने एमसीक्यू थे हमने सॉल्व करा दिया है। 10 एमसीक्यू थे, इसको आप लोग सॉल्व किए और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व किए। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी ऐसे कर लिए कि भाई इसका ये होगा इसका ये होगा, ठीक है। तो दूसरी बात आपको ये है कि अगर आपको इस सारे लेक्चर्स में आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे, तो आपको लक्ष्य बैच में जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, वहां पे आप थ्योरी पढ़ोगे, तो यहाँ से कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट आपको प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो इसके लिए आपको हमारे पेड बैच में आना पड़ेगा और इसका जो फीचर्स है आप लोग देख लीजिए। वैलिडिटी 8 मंथ की है, ऑफर फीस जो है आपका 1000 है, तो इतने कम फी में आपको आप कहीं बैच नहीं मिलने वाला है, इसीलिए अभी एनरोलमेंट आप लोग करवा लीजिए और अपने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ठीक है। नोट्स के लिए टेलीग्राम विजिट करिएगा और हमें इंस्टा आईडी पे जरूर फॉलो करिएगा। आईडी हमारी है मनीष तिवारी 123। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।